हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हीरो सीरीज़ में अब हमारा अगला टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, आपने इनकी बायोग्राफी को भी हो सकता है पढ़ा हो, और जब हम कक्षा 5 या 6 में पढ़ाई करते थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने एक पोयम भी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की अर्ली लाइफ के बारे में, किस तरीके से इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और क्या इनकी लेगेसी रही है। विद एमसीक्यू आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में 10 to 15 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद, सुनने के बाद आप उस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा इस टॉपिक की कितनी समझ आपके अंदर डेवलप हुई है। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको मेरी ये बायोग्राफी जो मैंने रानी लक्ष्मीबाई पे बनाई है, अगर आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपकी मदद करेगी, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे तो पीडीएफ अवेलेबल होगी ही। तो आइए हम बात करते हैं आज रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर। तो आप लोग ने, जैसा कि मैंने कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही प्यारी पोयम है जो हर एक बच्चे ने हिंदी भाषा में ज़रूर पढ़ी होगी, ज़रूर सुनी होगी। और हिंदी का जब आप पेपर देते थे तो इसका भावार्थ लिखने, व्याख्या करने भी एग्ज़ाम में ज़रूर आया होगा। तो हम आइए 4 पंक्तियां पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी की बायोग्राफी पे हम बात करना शुरू करेंगे। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो आइए हम झांसी वाली रानी के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था, और काशी को आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। और अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो ग्वालियर के निकट इनका निधन हुआ था। तो जन्म और निधन का जो स्थान है, डेथ की जो प्लेस है, वो आपको याद रखना है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया जाएगा। तो आप इस पूरे टॉपिक को अपने करंट अफेयर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। अब कई सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, कई सारी ऐसी बुक्स भी मिलेंगी जहां पे इनका जन्म 1835 बताया गया है, लेकिन जो मोर ऑथेंटिक सोर्स है, जो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से लिया है, तो यहाँ पर इनकी जो बर्थ ईयर बताया गया है वो 1828 बताया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर को 1828 वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। इनके फादर का नाम मोरोपंत तांबे होता है, और मोरोपंत तांबे जी जो हैं वो एक सेवक की तरह काम करते हैं बाजीराव सेकंड के यहाँ पर। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो होती है उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका होता है, और मणिकर्णिका के ऊपर मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी। कंगना रानावत की जो है बहुत ही शानदार पिक्चर बनाई गई है, और बचपन में प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। इनका जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और जब केवल और केवल 4 साल की थी, और 4 साल की उम्र में ही इनकी माता का निधन हो जाता है, इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो जितनी भी अपब्रिंगिंग हुई है, इनको शिक्षा देने का काम है, वॉर टैक्टिक्स सिखाने का काम है, इनको घुड़सवारी का शौक था, तो ये सारी जो ट्रेनिंग दी गई है वो इनके फादर के द्वारा ही की गई है। तो इनकी पूरी परवरिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो मोरोपंत तांबे जी को जानता है, जो कि इनके फादर हैं। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को एक माता की तरह और पिता की तरह, दोनों की तरह जो है वो प्यार किया है। जब इनकी माता का निधन हो जाता है तो यहाँ वाराणसी से इनको, जो इनके फादर होते हैं, वो बिट्टूर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग सीखती हैं, तलवारबाजी करना सीखती हैं, शूटिंग, है ना, बंदूक चलाना सीखती हैं। इनके फादर को बचपन से ही पता था कि इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, और ऐसा बोला जाता है कि एक ज्योतिष विज्ञान जो थे, वो एक ज्योतिष शास्त्र थे, उन्होंने कहा था कि ये बड़े होके जो है वो रानी बनेंगी। तो उसी तरीके से, उसी माहौल में इनकी परवरिश की गई है। और आपको जान के हैरानी होगी, इनके जो बचपन के दोस्त थे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, वो नाना साहेब और तात्या टोपे थे। तो नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने घुड़सवारी सीखी है, वॉर टैक्टिक्स सीखी है। इनफैक्ट मलखंब, जो मलखंब आपने गेम या स्पोर्ट के बारे में सुना होगा, मलखंब को भी इन्होंने सीखा था नाना साहेब और तात्या टोपे जी से।
ठीक है। तो मनु जो थी, क्योंकि बचपन में इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था और इनका एक्चुअली नेम जो था वो मणिकर्णिका था। शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हुआ था। इस बात को भी आपको याद रखना है। इन्हें शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान था। इन्हें लिखने का और पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इन्हें जितनी भी वॉर टैक्टिक्स सिखाई गई थी वो इनके फादर के द्वारा सिखाई गई थी, क्योंकि इनके फादर जो थे वो कमांडर ऑफ वॉर अंडर बाजीराव पेशवा सेकेंड में काम करते थे बिट्टूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। पेशवा के द्वारा ही इन्हें छबीली नाम दिया गया था, क्योंकि बहुत तो सुंदर भी थी और बहुत ही मतलब प्लेफुल थी, इसलिए इनका बचपन का नाम जो है वो छबीली भी था और छबीली नाम इन्हें पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा दिया गया था। तो आपने इनके नाम देखे, मणिकर्णिका, मनु और छबीली, और फिर शादी के बाद इनका नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई हो जाता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो इनकी प्रारंभिक एजुकेशन थी, वो इनकी होम टाउन में हुई थी। स्टडी में बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी थी, और इनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे वो नाना साहेब और तात्या टोपे जी थे, जिनसे इन्होंने मलखम्ब को भी सीखा था। मात्र 14 साल की थी, केवल और केवल 14 ईयर्स की थी, 14 साल की थी, और मनु की शादी हो जाती है। मनु की शादी जो है वो महाराजा ऑफ झांसी महाराजा ऑफ झांसी गंगाधर राव नेवलकर के साथ होती है 1842 में। तो 1842 में जब वो केवल और केवल 14 साल की होती हैं तो महाराजा ऑफ झांसी गंगाधर राव के साथ मनु की शादी हो जाती है, और शादी के बाद इनका नाम चेंज करके लक्ष्मीबाई कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये रानी बन जाती हैं झांसी की लक्ष्मीबाई। क्लियर है। 1842 से आप देख सकेंगे कि 1853 तक ये रानी की तरह रहती हैं, महल में रहती हैं, लेकिन 1853 के बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ होगी उसके बाद ये वीरांगना बनेंगी। तो ये इनका इनिशियल फेज रहा है। आइए आगे थोड़ी सी और बातें करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 1842 में इनकी शादी केवल और केवल 14 साल की उम्र में झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव के साथ हो जाती है, और 1851 में इनको एक बेटा होता है, और उस बेटे का नाम ये लोग रखते हैं दामोदर राव। 1851 में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और उस बेटे का नाम रखा जाता है दामोदर राव, और ऐसा बताया जाता है कि केवल 4 महीने के होते हैं दामोदर राव और उनकी डेथ हो जाती है। दामोदर राव की जो डेथ होती है 4 महीने में ही, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो महाराजा की हेल्थ पे पड़ता है, और उस गम से, उस ट्रॉमा से कभी भी महाराजा उभर नहीं पाते, ऐसा हिस्टोरियन हमें जानकारी देते हैं। ठीक है। जब इनके बेटे का निधन हो जाता है तो राजा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है, तो यहाँ पे राजा और रानी मिलकर डिसाइड करते क्यों ना हम एक बेटे को अडॉप्ट कर लें। तो ऐसा बताया जाता है कि अपने कज़न, कुछ लोग कहते हैं कि कज़न का बेटा था, कुछ लोग कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का बेटा था, ऐसे अलग अलग कहानी हमको देखने को मिलती है। तो अपने कज़न के बेटे, जिसका नाम होता है आनंद राव को ये गोद ले लेते हैं। ठीक है। राजा और रानी मिलके क्या करते हैं, आनंद राव को गोद ले लेते हैं और आनंद राव का नाम चेंज करके दामोदर राव कर देते हैं। बात क्लियर हुई। तो 1851 में इनको पुत्र रत्न मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम दामोदर राव रखा जाता है, लेकिन दामोदर राव की डेथ मात्र 4 महीने की उम्र में हो जाती है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट राजा की हेल्थ पे पड़ता है। इसके बाद राजा रानी डिसाइड करते हैं क्यों ना हम एक बेटे को गोद ले लें, तो आनंद राव नाम के एक बेटे को वो गोद लेते हैं। इस आनंद राव का नाम बाद में वो दामोदर राव रखते हैं, लेकिन लगातार राजा की हेल्थ खराब होती जाती है, और 1853 में 1853 में राजा की डेथ हो जाती है, मतलब गंगाधर राव जी की डेथ हो जाती है 1853 में। और आप देख सकते हैं कि इस समय रानी की उम्र ज़्यादा नहीं है, मात्र 18-19 साल की उम्र में ही ये विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। लेकिन उस समय के जो रिचुअल्स चलते हैं, उस समय की जो प्रथाएं होती हैं, रानी उन्हें मानने से इनकार कर देती है। हालांकि वो वाइट साड़ी पहनती हैं, लेकिन ज्वेलरीज नहीं उतारती, ज्वेलरी वो पहनना स्वीकार करती हैं। इसके अलावा पहले क्या होता था, कोई लेडी है अगर वो विडो हो जाती थी तो उसके बालों को काट दिया जाता था, तो उस बात को भी वो डिनाई कर देती। तो काफ़ी लंबे बाल होते हैं ऐसा बताया जाता है, और टर्बन में वो अपने बालों को इस तरीके से होल्ड करके रखती थी, ऐसा भी बताया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये वॉर करने जाती थी, युद्ध करने जाती थी, तो जैसे कि पुरुषों की वेशभूषा होती है उसी तरीके से पुरुषों की वेशभूषा को, उसी अटायर में जो है वो युद्ध करने जाती थी। तो उस समय की जो परंपराएं थी उनको मानने से इन्होंने मना किया था, और रानी लक्ष्मीबाई जो अपना छोटा सा बेटा था जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको लेकर वो झांसी की गद्दी पर बैठती हैं। ठीक है। ऐसा बताया भी जाता है कि जस्ट आफ्टर दिस, मतलब महाराजा की डेथ के पहले ही महाराजा ने झांसी की जो गद्दी दी थी
वो कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जब हैं पूरी पावर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में रहेगी जब तक बेटा 18 साल का मतलब या बेटा जो है वो मैच्योर नहीं हो जाता। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी बन जाती हैं 1853 में, जब राजा का निधन हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक तो उनकी लाइफ ठीक है, उनके बहुत सारे ट्रॉमा थे, बेटा चला गया, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन अभी भी उतना स्ट्रगल नहीं था। लेकिन 1853 के बाद जैसे ही राजा की डेथ होती है, उनकी लाइफ में अलग टर्न आ जाता है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, और वो स्ट्रगल लेकर आते हैं लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको आप हड़प की नीति भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, मात्र 36 साल के होते हैं लॉर्ड डलहौजी जब भारत के वो गवर्नर जनरल बनते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल भारत के कोई होते हैं तो वो लॉर्ड डलहौजी होते हैं। 1848 से 1856 तक 1848 से 1856 तक भारत के जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, और लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर आते हैं, जिसको हम हड़प की नीति कहते हैं। इस हड़प की नीति में हालांकि जब एडॉप्शन की प्रोसेस चल रही होती है, जब आनंद राव को अडॉप्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ऑफिसर, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है, जिससे हम देखें कि हाँ, हम एक लीगल तरीके से जो है बेटे को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि भविष्य में जाके उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी आगे जो है इस बात को डिनाई कर देते हैं, अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो हम उसे उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, अगर किसी बेटे को अडॉप्ट किया है तो हम उसे उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। और इस केस में जब कोई प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं है, कोई प्रॉपर सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में उस राज्य को ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ले लिया जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी लॉर्ड डलहौजी की। इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी सारे किंगडम को, काफ़ी सारे राजाओं को जो है वो परास्त किया था, और उनकी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लेकर आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया refused to recognize the adopted heir and annexed झांसी in according with the doctrine of lapse। तो 1854 की घटना बताते हैं कि इनके पास एक लेटर भेजा जाता है कि आप झांसी को खाली कर दीजिए, आप महल को खाली कर दीजिए। और महल के पास ही एक 3 मंजिला इमारत थी जिसको रानी का महल कहा जाता है, और कहा गया कि आप वहाँ पर रहेंगी, हम आपको पेंशन वगैरह देंगे, आप वहाँ पर रहेंगी, लेकिन ये झांसी का जो किला है वो आपको खाली करना पड़ेगा। ये बात 1854 की होती है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट जो है वो रानी लक्ष्मीबाई लंदन में अपना केस भी फाइल करती हैं। हालांकि इसका कोई परिणाम या रिजल्ट नहीं निकलता है, और लंदन का जो केस है वो क्लोज हो जाता है। तो फाइनली 1854 में झांसी की रानी को झांसी का जो किला है वो छोड़कर जो है वो रानी के महल में शिफ्ट होना पड़ता है। और ऐसा कुछ जानकार बताते हैं कि लगभग 60,000 रुपीज़ जो पेंशन है वो इनको दी जाती है, लेकिन बाद में ये पेंशन लेने से भी डिनाई कर देती हैं, ये बात भी देखने को मिलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में मैंने बताया, ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी ही नहीं, झांसी के अलावा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, छोटा उदयपुर और नागपुर जैसी टेरिटरी को भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लेकर आए थे। ठीक है, इस तरीके से झांसी के किले पर अधिकार कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो शुरू होता है, 1857 की क्रांति शुरू होती है, जिसको ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश के जो राइटर्स हैं वो एक सिफॉय म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी मतलब एक छोटा सा, मतलब कुछ लोगों का एक आंदोलन जिसको ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया, वो कहलाता है, बहुत छोटा सा वर्ड होता है म्यूटिनी। लेकिन वहीं अगर आप रिवॉल्ट या वॉर जैसे वर्ड यूज़ करते हो तो एक बहुत बड़ा वर्ड बन जाता है। तो हमेशा ब्रिटिशर्स ने जो हमारी हिस्ट्री रही है वो अपने तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन जब इसमें वापस से पूरी R&D की गई तब पता चला कि ये कोई म्यूटिनी नहीं था, कोई एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसको हम 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं। और 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो है वो झांसी खाली करने के लिए कहा। एज पर दिस द रानी वॉज ग्रांटेड एन एनुअल पेंशन एंड आस्क्ड टू लीव द फोर्ट ऑफ झांसी। ये बात यहाँ पे सामने आती है।
लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट शुरू होता है तो रानी लक्ष्मीबाई वापस अपने किले में लौट जाती हैं और अपने किले में रहती हैं और कहती हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात भी सामने आती है। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है, उसका इमीडिएट कारण आप सभी को पता है, चर्बी वाले कारतूस होते हैं। जो रॉयल इनफील्ड राइफल आती है उसमें बताया जाता है, ऐसी अफवाह फैल जाती है कि उसमें काऊ और पिग का फैट है, जिसके कारण ये जो 1857 का इमीडिएट कॉज बता रही हूँ, बैकग्राउंड में कई सारे कॉजेज हैं 1857 के रिवॉल्ट पे। और ये रिवॉल्ट जो है वो मेरठ से शुरू होता है, धीरे धीरे ये झांसी तक पहुंच जाता है और झांसी जो है वो सेंटर बन जाता है इस 1857 के रिवॉल्ट का। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि झांसी पे कब्जा करना, झांसी के किले को जीतना ब्रिटिशर्स की प्रायोरिटी यहाँ पर बन जाती है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के द्वारा एक कमांडर, ब्रिटिश कमांडर सर ह्यूरोस को जो है वो झांसी भेजा जाता है और वो झांसी के किले को चारों तरफ से कैप्चर कर लेते हैं 1858 में। 1858 में वो झांसी के किले को चारों तरफ से कैप्चर कर लेते हैं और सरेंडर करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और हम यहाँ पे फाइट करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं और अगर हमको जीत होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम हारते भी हैं तो भी हमें एटर्नल ग्लोरी और स्लेवरी से जो है वो आज़ादी ही मिलने वाली है। ठीक है, इस तरीके से झांसी देने से रानी लक्ष्मीबाई मना कर देती हैं और वॉर शुरू हो जाता है और 2 हफ्तों तक ये लड़ाई चलती है। फिर फाइनली क्या होता है, जो दीवार होती है किले की वो तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं ब्रिटिश सोल्जर और किले के अंदर घुस जाते हैं। तो लगभग 2 हफ्तों तक ये बैटल चलती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी, रानी लक्ष्मीबाई जो है आस पड़ोस के राजाओं से हेल्प भी मांगती हैं, जैसे कि नाना साहेब हो गए, तात्या टोपे हो गए, कालपी वगैरह से सेनाएं भी भेजी जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी लेट हो जाती है वो सेना। तात्या टोपे जी की जो सेना होती है वो भी यहाँ पर शामिल होती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, वो सेना हार जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ओरछा के जो राजा थे या दतिया के राजा थे, सिंधिया थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और जब ये कंडीशन बनती है और जो ब्रिटिश आर्मी पूरी तरीके से सेना जो आपकी फोर्ट है उसमें एंटर कर जाती है, लूटपाट करना शुरू कर देती है, लोगों को मारना शुरू कर देती है, तो उस मौके में जो है रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधकर अपने बैग पर जो है वो बांध लेती हैं और भाग जाती हैं किले से। और कहाँ जाती हैं भाग के? कालपी जाती हैं। कहाँ जाती हैं भाग कर? अपने छोटे से बेटे को लेके कालपी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि आज भी वो लोकेशन झांसी के किले में है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो स्केप की थी, वहाँ से किले से भागी थी। और उनके भागने में जो मदद करती हैं वो झलकारी बाई करती, जिनके बारे में भी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। तो तात्या टोपे जी के साथ और दूसरे सोल्जर्स के साथ जो है वो रानी लक्ष्मीबाई भाग जाती हैं और उसके बाद कालपी जाने के बाद इनका इंटरेस्टिंग जो मूव होता है वो मूव होता है ग्वालियर के किले को टेक ओवर करना। तो यहाँ पे तात्या टोपे जी की सेना के साथ और अपने 200 से ज़्यादा सोल्जर्स के साथ वो ग्वालियर के किले में जाती हैं और ग्वालियर के किले में जाके नाना साहेब को जो है वो ग्वालियर का राजा डिक्लेयर कर देती है। इस तरीके से ग्वालियर के किले को कैप्चर करने का काम भी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल बैटल होती है वो ग्वालियर के पास होती है। ग्वालियर में 18 जून 1858 में 18 जून 1858 में जो है वो फाइनल बैटल लड़ी जाती है रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एकदम पुरुषों की तरह, मेंस की तरह ड्रेस कोड में होती हैं। ठीक है, और लड़ते लड़ते जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमको जानकारी मिलती है 18 जून 1858 में। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब ये लड़ाई चल रही होती है और लड़ाई में जब बुरी तरीके से वो घायल हो जाती हैं, तो घायल हो जाने के बाद उनके जो अंगरक्षक होते हैं, पास में एक मंदिर होता है, शायद गणेश जी का मंदिर होता है वो, और वहाँ पर उन्हें ले जाते हैं। वहाँ पे जो पुजारी होता है वो उन्हें गंगा जल पिलाता है और ये बोलती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना और मेरी जो शरीर है, मेरा जो पार्थिव शरीर होगा, मेरा जो डेड बॉडी होगा वो अंग्रेज़ों के हाथ ना लग पाए, ऐसा बोल के उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ उनके जो अंगरक्षक होते हैं वो आसपास की लकड़ियों को कलेक्ट करके वहीं ग्वालियर में ही जो है इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, ऐसी जानकारी भी मिलती है। अब देखो, अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कहानी, जैसे कि अगर आपने मणिकर्णिका देखी होगी तो उसमें दिखाया गया था कि उन्होंने अग्निदाह कर लिया था, सेल्फ मतलब जल गई थी, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन हमारी जो बुक्स है उसमें ये कहानी मेंशन है कि बहुत बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गई थी, उनके लेफ्ट साइड में शोल्डर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, जिसके बाद उनके अंगरक्षक उन्हें मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जाने के बाद पुजारी ने उन्हें गंगा जल पिलाया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अंतिम सांस ली।
तो 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के लिए शहीद हो जाती हैं। यही रीज़न है जब इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्ट होती है और उसकी जो पहली फीमेल यूनिट बनाई जाती है 1953 में, उसका नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही रखा जाता है। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में के लिए बहुत ही कम उम्र में, लगभग 28-29 साल की उम्र में ही इन्होंने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की कई सारे स्टैच्यू अलग अलग प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो टोम है, इनकी जो समाधि है, वो फूलबाग एरिया और ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है इनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था और इनके पास 3 अलग अलग घोड़े थे, जिसमें सारंगी, पवन और बादल का नाम देखने को मिलता है। और बताया जाता है बादल वही घोड़ा था जिसकी मदद से इन्होंने किले से छलांग लगाई थी और बादल की मदद से ही 1858 में किले से छलांग लगा के वो कालपी पहुंची थी, ऐसा जानकारी हमको मिलती है। और जो रानी महल है जहाँ पे कुछ समय के लिए वो रही हैं, रानी महल को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की छोटी सी कहानी थी जो आपने देखी। अब हम बात कर लेते हैं उनकी अंगरक्षिका, जो कि ऐसा बोला जाता है कि वो सिमिलर दिखाई दिया करती थी रानी लक्ष्मीबाई की तरह, इसलिए कई बार इन्होंने अंग्रेज़ों को चकमा दिया है। और रानी लक्ष्मीबाई जब नहीं होती थी महल में या किले में, तो वो रानी लक्ष्मीबाई के अटायर में जो है वो ऑर्डर दिया करती थी और उन्हें सेव करने के लिए इन्होंने अपनी जानों की बलि दे दी। हम बात करने वाले हैं झलकारी बाई के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि उस समय दलितों की कंडीशन हालांकि आज भी हमारे समाज में उतनी अच्छी नहीं है और उस समय और भी ज़्यादा खराब रही होती होगी। तो यहाँ पर एक दलित परिवार, एक कोली समाज से बिलोंग करती थी झलकारी बाई, उनके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो झलकारी बाई एक लीजेंडरी दलित वीमेन वॉरियर थी। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनका जन्म जो है वो सदोबा सिंह इनके फादर का नाम था, सदोबा सिंह इनके फादर का नाम था और जमुना देवी इनकी मदर का नाम था। 22 नवंबर को 1830 में इनका जन्म जो है वो भोजला विलेज, जो कि झांसी के पास ही है, कोरी कास्ट में इनका जन्म होता है। लेकिन जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की मदर की डेथ भी 4 साल की उम्र में ही हो गई थी, वैसे ही इनकी मदर की डेथ भी कुछ समय बाद हो जाती है। तो इनके फादर इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनके फादर ही इन्हें मतलब तलवारबाजी सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं, वॉरियर की तरह फाइट करना जो है वो इनके फादर के द्वारा ही झलकारी बाई को सिखाया गया। तो आपको याद रखना है कोरी कास्ट से बिलोंग करती थी। और जब इनकी मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से होती है तो रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी प्रभावित होती है झलकारी बाई से और इनको बोलती हैं कि आप हमारी जो महिलाओं की टुकड़ी है जिसको दुर्गा दल कहा जाता है, आप उसमें शामिल हो जाइए। और इनकी योग्यता के आधार पर फिर इन्हें कमांडर बना दिया जाता है, इंचार्ज बना दिया जाता है उस दुर्गा दल का। ठीक है, झलकारी बाई जो है आप देखेंगे जब रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से ब्रिटिशर्स घेर लेते हैं, मतलब जब झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तो झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के मतलब रूप ले लेती हैं, उनके अटायर में अंग्रेजों से फाइट करती हैं, जिससे रानी लक्ष्मीबाई ईजिली जो है अपने बेटे के साथ किले से भाग सकें। ठीक है, ये बात हमको देखने को मिलती है। झलकारी बाई जो है वो रानी की तरह फाइट करती हैं दंतिया गेट, भंडारी गेट से लेके उन्नाव गेट तक। यहाँ पर जो जनरल होते हैं ब्रिटिश फोर्स के, वो ये कहते हैं अगर 1% वीमेन भी, 1% महिलाएं भी अगर झलकारी बाई जैसी हो जाए तो ब्रिटिशर्स जो है बहुत जल्दी इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। झलकारी बाई की वीरता को देखकर एक ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बात कही गई है, इफ इवन 1% ऑफ इंडियन वीमेन वर लाइक झलकारी, द ब्रिटिश वुड सून हैव टू लीव इंडिया। तो आज भी बुंदेलखंड के रीजन में झलकारी बाई की कहानियाँ जो है वो सुनी जा सकती हैं और इनके भी स्टैच्यू कई सारी जगहों पे हमें भारत में देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर और झलकारी बाई के ऊपर। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं रानी लक्ष्मीबाई पे, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एसएससी कोर्स और एसएससी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परचम के एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक नहीं देखा है, नहीं परचेस किया है तो अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेस कीजिए। अगर आप पूजा 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं कितने आंसर आपके सही होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? द टॉम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड इन, तो हमें पता है ग्वालियर में है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेम द हॉर्सेस ऑफ झांसी की रानी, झांसी की रानी के घोड़ों के क्या नाम थे? तो मैंने बताया 3 घोड़े थे, एक था सारंगी, दूसरा पवन, तीसरा बादल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सारंगी, पवन एंड बादल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ?
तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो 19 नवंबर को हुआ था 1828 में काशी में, जिसको हम वाराणसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द बर्थ नेम ऑफ लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका भी था, प्यार से इन्हें मनु भी कहा जाता था और पेशवा ने इन्हें छबीली कहा था। क्या कहा था? छबीली कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हु रोट खूब लड़ी मर्दानी पोयम ऑन लक्ष्मीबाई। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पोयम किसने लिखी है? तो ये बहुत ही फेमस पोयम है और ये पोयम सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखी गई पोयम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। इनमें से कौन सा प्लेस बर्थ प्लेस है रानी लक्ष्मीबाई का, जहां इनका जन्म हुआ था? तो वाराणसी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाईज हस्बैंड। रानी लक्ष्मीबाई जी के पति का नाम, हस्बैंड का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा गंगाधर राव इनके पति का नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑन विच डेट एंड ईयर डिड लक्ष्मीबाई डाई। लक्ष्मीबाई जी का निधन कब हुआ? तो 18 जून में। 18 जून में 1858 में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का निधन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है वो अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फादर्स नेम ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी के फादर का क्या नाम था? तो फादर का नाम था मोरोपंत तांबे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द एनुअल पेंशन ऑफ लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी को कितने पेंशन पे बोला गया था कि आप रानी महल शिफ्ट हो जाइए? तो 60,000 रुपये पेंशन पे बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी के बेटे का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई जी के बेटे का नाम दामोदर राव था। अगर चारों में से कहीं भी आपको दामोदर राय ऑप्शन नहीं मिलता है और आनंद राय रॉय जो है वो ऑप्शन में मिलता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि आनंद राव जो है, आनंद राव को इन्होंने अडॉप्ट किया था, बाद में इनका नाम दामोदर राव रखा था। दामोदर राव इनके ओरिजिनल बेटे थे जिनका निधन 4 मंथ में हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। नेक्स्ट है अलॉन्ग विद तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर द फोर्ट ऑफ। तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले को यहाँ पर कैप्चर किया था? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के फोर्ट को यहाँ पे कैप्चर करने का काम किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, मैं कर दूंगी इसको पीडीएफ में करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एट द टाइम हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के समय गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? 4 ऑप्शन स्क्रीन में है। जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। आई होप आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी। आगे ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग फिगर्स के साथ मैं वापस से आपके साथ जुड़ूंगी, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करूंगी विद MCQ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।